हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे हमने प्रबंधन का जो मैनेजमेंट का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, यानी पहली एक वीडियो हमने बना ली है और उसमें हमने प्रबंधन का परिचय और प्रबंधन की विशेषताएं, जो साइलेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट है उसको पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के कार्य क्या हैं। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रबंधन के कार्य, चूँकि आता है तो उसको अपन देखते हैं। तो पहला टॉपिक है, यहां से कहते हैं प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन के कार्य क्या है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिरकार कौन, अब यहाँ पे थिंकर्स की अपन बात करेंगे, जो थिंकर्स हैं उन्होंने कौन कौन से विचार दिए। तो एक गुलिक महोदय हैं, गुलिक महोदय, जिन्होंने क्या किया है, एक शब्दावली रखी। वो शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब, कौन सी शब्दावली, पोस्ट कॉर्ब। अब ये पोस्ट कॉर्ब के एक एक अल्फाबेट का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। गुलिक ने कौन सा दिया, पोस्ट कॉर्ब दिया। पोस्ट कॉर्ब क्या है, प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत एक शब्दावली, एक टर्म है। अब ये टर्म को समझना है। पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है, योजना बनाना। पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना बनाना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन बनाना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। फिर इसके बाद एस फॉर, यहां पे एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण, मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करना, स्टाफ को नियुक्त करना। सीओ, यहां पे दोनों एक ही टर्म है। सीओ, सीओ मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना, बनाना। आर फॉर रिपोर्टिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग मीन्स प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन देना। बी फॉर बजटिंग, बी फॉर बजटिंग, बजटिंग मतलब बजट बनाना। गुलिक महोदय हैं, उनका अब ये सब चीज़ कहना है। अब ये सब चीज़ आपको समझिएगा, एक एक टर्म को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, आप इसको क्लियर करिए। देखो पी फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। अब देखो कोई भी संगठन बनाना, मान लो बाई चांस मैं बोल रहा हूँ कि ये ABCD कोई एक संगठन है, ABCD एक कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कोई, यानी अब वो सोच रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी होगा, फंक्शन क्या होगा मैनेजमेंट का। सबसे पहले होगा कि वो क्या बनाए, सबसे पहले वो प्लानिंग करे। वो प्लानिंग बनाए कि योजना बनाए कि आखिरकार उसे किस चीज़ का संगठन खोलना है, किस चीज़ का उसे संगठन बनाना है, उसे किन किन लोगों को शुरू करना है, उसके लिए कौन सा लैंड सही है, कौन सी पॉलिसी सही, वो सभी चीज़ों का क्या बनाएगा, वो कि योजना बनाएगा, वो प्लानिंग बनाएगा। तो फंक्शन का पहला कार्य क्या होगा, ये मैनेजमेंट का पहला कार्य क्या होगा, प्लानिंग करना, योजना बनाना। दूसरा कार्य क्या होगा, जब वो प्लान कर लेगा तब वो ऑर्गेनाइज करेगा, तब वो एक संगठन बनाएगा, लोगों को जोड़ेगा। अब देखो अगर आपको, मतलब ये ABCD जो है एक संगठन, वो क्या बना रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। मान लो बाई चांस मैं बोल रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बना रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। अब देखो जब महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगा तो क्या करेगा, अब संगठन को ये ज्यादा बनाएगा, उन लोगों को जोड़ेगा जो क्या है, जो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के क्या करना चाहते हैं, उनकी और वो दोनों की सोच एक जैसी है। तो वो उन लोगों को लेगा, अपने संगठन को मजबूत करेगा, विचार वाले लोगों को लेगा, इस तरीके से वो अपना काम करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लान करना। दूसरा काम क्या है, ऑर्गेनाइज करना, एक संगठन बनाना। ठीक है।
फिर उसके बाद तीसरा काम क्या रहेगा, तीसरा काम रहेगा स्टाफ ही। अब देखो तुमने संगठन बना लिया, तुमने एक विचार वाले लोगों को जोड़ लिया, अपने साथ सब काम कर लिए, लेकिन भाई अब तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारी जो तुम काम करना चाहते हो, मान लो तुम कोई कंपनी खोलना तुमने कोई कंपनी खोली है, अब उसके लिए भाई कंपनी का प्रोडक्शन कौन करे, कंपनी के प्रोडक्शन करने के लिए आपको कर्मचारी तो चाहिए ना, आपको स्टाफ चाहिए। तो तीसरा जो रहेगा मैनेजमेंट का काम वो क्या रहेगा, स्टाफ को नियुक्त करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना। ठीक, चौथा जो काम रहेगा वो रहेगा, अब देखो आपने स्टाफ भी नियुक्त कर दिया, अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, हायरार्की सिस्टम चलती, पद सोपान व्यवस्था चलती। क्या चलती, हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, हायरार्की सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाला पद है, ऊपर वाला पद क्या है, सेंट्रलाइजेशन वाला पद है कि बिल्कुल केंद्र में वो बैठा है। नीचे वाला पद क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल लोकल लेवल में बैठा है, बिल्कुल निचले स्तर पर बैठा है। इसके बीच में अलग अलग लेयर रहेगी कर्मचारियों की। अब ये बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन केवल एक तल पर नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं कि एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच आपस में समन्वय, एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, केवल वो नहीं रहेगा, बल्कि कोऑर्डिनेशन बना रहेगा एक लेयर से दूसरे लेयर वाले कि मतलब कोई, अगर मैं बोलूं कि एक कर्मचारी जो है, मान लीजिए कोई एक सेल्स काम कर रहा है, वो सेल्स वाले का जो काम होगा उसका कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए, सेल्स मैनेजर के साथ होना चाहिए, अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर के साथ होना चाहिए, अपना जो उसका जो प्लानिंग हेड है उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उन सब के साथ क्या वो करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। इसके अलावा इसका इसके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसका इसके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आसानी से दे सके, और किसी को किसी प्रकार का डायरेक्शन देना, किसी प्रकार का निर्देश देना, वो भी आसानी से दे सके। देखो निर्देश, डायरेक्शन, ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर देगा एक तरीके से ऊपर वाला व्यक्ति, और ऊपर वाला व्यक्ति क्या देगा, अपने नीचे वाले कर्मचारी को ऑर्डर देगा, और ये लोग क्या करेंगे, ये एक तरीके से रिपोर्ट देंगे। तो यहीं आगे आ जाता है आपका रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है भाई, जो सामने वाले ने ऑर्डर दिया, अब वो ऑर्डर का काम फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, सामने वाले ने एक रखा है कि भैया ये आपका टारगेट है, ये टारगेट आपको अचीव करना है कि एक दिन में आपको इतना काम करना है, कि महीना में आपको इतना सेल्स करना है, आपको इतने आइटम को बेचना है। ठीक, तो जब इतने आइटम को बेचना है या कि इतने आपको केसेस सॉल्व करने हैं, तो ये सब केस में क्या रहेगा, वो पूरी अपनी रिपोर्टिंग देगा। नीचे वाला कर्मचारी किसको, अपने ऊपर वाले जो भी उसका ब्रांच हेड होगा उसको देगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग। फिर बोलेंगे कि ये सब चीज़ अच्छे से, विदाउट बजट तो कुछ भी नहीं चलता ना, हमारा देश नहीं चलता, इसीलिए तो हर साल बजट पास किया जाता है, और आपका घर भी बजट के बिना नहीं चलता ना, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जैसे पापा की सैलरी मिलती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है कि भाई कितना खर्चा करना है, क्या चीज़ करनी है, तो ये सब क्या आ जाएगा, बजट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट कॉर्प। आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। प्लानिंग, सबसे पहले योजना बना लो, फिर उसके बाद जब आपने योजना बना ली तो आप अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की कोशिश करो। फिर जब आपका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो जाए तो भैया वो ऑर्गेनाइजेशन की बातें बहुत दूर तक फैल सके, इसके लिए आप स्टाफ की नियुक्ति करो। जब आप स्टाफ की नियुक्ति कर लोगे तब आपको उन स्टाफ और ऊपर वाले सबके बीच में, या कि स्टाफ के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप प्रबंधन का कार्य ये भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन करना पूरे स्टाफ के बीच में। फिर उसके बाद जब आपके पास कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तब आप रिपोर्टिंग वाला, कि भाई हर एक स्टाफ रिपोर्ट करे, सही टाइम पे रिपोर्ट करे। फिर उसके बाद बजटिंग, बिना बजट के कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो प्रबंधन के ये सब काम हो गए। ठीक है, तो ये अपन प्रबंधन के कार्य कर लिए। मीन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के साधन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रबंधन के साधन, मीन ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिरकार मीन ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आएगा, तो प्रबंधन के 5 साधन होते हैं। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक साधन के ऊपर अपन बात करते हैं, ऐसे थोड़ा डायग्राम बना के करिएगा ताकि याद रहे। अब देखिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, अगर आप
कोई भी आप अपना व्यापार भी शुरू कर रहे हैं, कोई संगठन भी आप बना रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कंपनी डाल रहे हैं, कोई देश चला रहे हैं, किसी प्रकार का प्रबंधन, चूंकि हर एक जगह आपको प्रबंधन की जरूरत पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था प्रबंधन क्या है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, हर एक जगह प्रबंधन की मैनेजमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका साधन किस चीज की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो याद रखिए प्रबंधन के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे ज्यादा पड़ेगी पूंजी, कैपिटल। विदाउट कैपिटल किसी प्रकार का कोई भी संगठन चल सकता है, किसी प्रकार की कोई कंपनी चल सकती है बिना पैसों की। पैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भैया। आपका घर कैसे चलेगा, आप जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, पैसों के लिए तो पढ़ रहे हैं। ये कोई ना बोले कि भैया हम समाज सेवा करना चाहते हैं ना, थोड़ा क्लियर, सब इंटरव्यू के लिए अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहते हो। समाज सेवा करने के और भी बहुत तरीके हैं, गवर्नमेंट जॉब ही बननी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूंजी, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आपको प्राप्त करना है, पूंजी प्राप्त करना है। सेकंड क्या बोला जा रहा है भाई, सेकंड बोला जा रहा है, और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल है ना, रॉ मटेरियल। कच्चा माल को आप बोलोगे रॉ मटेरियल। भाई अगर आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं, कच्चा माल ही नहीं, तो आप उसका तैयार माल कैसे बना पाओगे, कैसे उत्पादन कर पाओगे, कैसे प्रोडक्शन कर पाओगे। ये अगर मैं सोचूं, है नहीं कहा, हाँ, अगर ये मैं सोचूं कि ये एक मोबाइल है, सबको ही मालूम है मोबाइल, ये मोबाइल है। अगर ये मोबाइल के अंदर के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी मोबाइल के अंदर के रॉ मटेरियल है, अगर वो मेरे पास नहीं है, तो क्या ये मोबाइल तैयार हो पाएगा। इस मोबाइल के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल हो जाएंगे, सुनो, इस मोबाइल के अंदर आपका जैसे मेमोरी हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, बैटरी हो गई, और भी बहुत सारे क्या रहेंगे इनके अंदर के रॉ मटेरियल। और ये सब चीज़ें क्या है, भारत देश बना नहीं पा रहा है। जब भारत देश नहीं बना पा रहा है तो क्या करोगे आप इंपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट करोगे तो ये मोबाइल कैसा हो जाएगा, ये मोबाइल महंगा हो जाएगा। जब आपने आयात किया, जब दूसरे देश से आप आयात करोगे तो उसका क्या होगा, उसको आपको एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो लगेगा। जो आप यातायात का जो पैसा लग रहा है वो भी जुड़ेगा, और जो यातायात का पैसा जुड़ेगा वो क्या, इस मोबाइल पे ही लगेगा। तो एक तरीके से अगर आपके पास कच्चा माल नहीं, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये मोबाइल का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, या कि ये मोबाइल का प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपके पास क्या, कैपिटल होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है। कैपिटल, सबसे पहले तो आपके पास पूंजी हो, और पूंजी के साथ साथ आप जिस चीज का भी प्रोडक्शन करना चाहते हो उस चीज से संबंधित आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, उस चीज से संबंधित आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, फिर कच्चा माल के बाद आएगी आपकी मानव शक्ति। मानव शक्ति जिसको आप बोलते हो मैन पावर। ठीक है, एक मिनट, ये मानव शक्ति, मैन पावर। अब मानव शक्ति, मैन पावर क्या मतलब होता है। मानव शक्ति, मैन पावर का मतलब ये होता है कि आप इस चीज को समझिए कि मानव शक्ति, मैन पावर का मतलब ये है कि भाई बिना किसी प्रकार का, जब तक मानव उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, भाई काम कौन करेगा, किसी कंपनी में काम कौन करेगा, देश में काम कौन करेगा, हम ही आप लोग काम कर रहे हैं ना, हम ही आप लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम ही आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कि ताकि हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो सके। हम अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ा रहे हैं, अपनी योग्यताएं बढ़ा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा मदद कर सके, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कर सके, ताकि कंपनी का भी प्रॉफिट हो, और कंपनी का प्रॉफिट होगा तो साथ में हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो अगर मैन पावर नहीं है तो किस प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट होगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूंजी, कच्चा माल, मैन पावर तो चाहिए, मानव शक्ति तो चाहिए ही ना। मानव शक्ति के अंदर स्टाफ आ जाएगा, जो स्टाफ जो वहाँ पे काम करता है। विदाउट स्टाफ, तभी तो जब स्टाफ की हड़ताल होती है, जब वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंपनी प्रभावित होती है, उनके शेयर्स भी प्रभावित होते हैं। अब तो क्या है भैया, अब तो मतलब कंपनी तो सब रजिस्टर्ड है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो रजिस्टर्ड है और अगर ऐसे पता चल जाए कि वो कंपनी के क्या हैं, उनके वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, तो उनके क्या हो जाएंगे, शेयर्स धड़ाम कराएंगे, शेयर्स गिर जाएंगे और कंपनी को अल्टीमेट लॉस होगा। इसीलिए मैन पावर सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, प्रबंधन के लिए प्रबंधन करता जो होगा, मैनेजर होगा, वो मैन पावर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। चौथा आपको चाहिए मशीन्स। भैया मशीन
देखिए मशीन, अब मशीन क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। विदाउट मशीन कैसे आप काम कर सकते हो भाई। अब हाथ पैर से थोड़ी खोदोगे, माइनिंग करना है, अब ये हाथ लेकर के जा रहे हो, हाथ से खोद रहे हो, कितने साल में, आदम के ज़माने हो जाएंगे, 2-4 हज़ार साल लग जाएगा, तब कहीं जा कर के तुम क्या कर पाओगे, खोद पाओगे, है ना। हर कोई माझी नहीं होता कि पर्वत को तोड़ रहा है ना, पर्वत को हथौड़े से तोड़ डाल रहा है। तो भाई उसके लिए बहुत बड़े स्तर की इच्छा शक्ति चाहिए, बहुत बड़े स्तर की विल पावर चाहिए, लेकिन हम आप लोग उस प्रकार के विल पावर के तो है नहीं। तो मशीन तो चाहिए, विदाउट मशीन किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा। कोई बोले कि चरखा चला के भर आप थोड़ा प्रोडक्शन कर लोगे, जैसे बोलते हैं गांधी जी चरखा, तो भाई वो चीज़ें अब आज के टाइम पे थोड़ी एप्लीकेबल है, जो उस टाइम पे एप्लीकेबल थे। उस टाइम पे क्या था, स्वदेशीकरण करना था, तो इसलिए चरखा वाली बात हो गई थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बोलो कि चरखा से आप देश भर के लिए कपड़ा का जो प्रोडक्शन कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मशीन आपके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए भाई। माइनिंग करोगे तो आपको मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, अदरवाइज आप क्या नहीं कर पाओगे। तो मशीन्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्शन में। विदाउट मशीन किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मशीन अगर खराब हो जाए तो प्रोडक्शन रुक जाता है, और प्रोडक्शन रुका तो मार्केट पूरा रुक जाता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा मार्केट चलता है। अगर जिस चीज़ की डिमांड है और उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ये यहाँ का नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए। फिर इसके अलावा जो होगा एक और आएगा पद्धतियाँ। पद्धतियाँ मतलब मेथड्स। मेथड्स आपको नई नई मेथड्स अपनानी पड़ेगी ना। आप चाहते हो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो आप ये कोशिश करोगे ना कि भाई ठीक है, हम अभी इस मेथड को अपना रहे थे तो हमारा उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा था। जैसे आप पढ़ाई जब करते हो तो पढ़ाई करते टाइम ये होता है ना कि आपने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करते टाइम क्या उतना आपको आउटपुट नहीं मिला, तो आपने सोचा कि चलो हम दूसरे तरीके से पढ़ के देखते हैं। दूसरे तरीके से भाई कोई बोलता है कि रात को जगना चाहिए, कोई दिन में पढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से आप मेथड चेंज करते हो ना। अपनी डेली लाइफ की भी चीज़ में मेथड चेंज करते हो, आप बुक्स चेंज करते हो, आप मटेरियल चेंज करते हो, आप टीचर को भी चेंज कर देते हो, भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो उस आधार पे क्या कर रहे हो, आप मेथड चेंज कर रहे हो ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको। आप सब लोग क्या है, आप सब लोग अभी ह्यूमन रिसोर्स हो, सब लोग मानव संसाधन हो, और ह्यूमन रिसोर्स से आपको किस में कन्वर्ट होना है, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होना है, मानव शक्ति में, मानव पूंजी में आपको कन्वर्ट होना है। और मानव पूंजी में कन्वर्ट होने के लिए आपको क्या जरूरत रहेगी, मानव पूंजी में कन्वर्ट होने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जो चीज़ आप कोशिश कर रहे हो लेने की। ठीक, तो ये हो गया आपके प्रबंधन के साधन। ये 5 प्रबंधन के साधन होते हैं। ठीक है, मीन ऑफ मैनेजमेंट की इन साधनों के माध्यम। साधन क्या होता है, साधन मतलब कि भैया ये साधन पकड़ के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जैसे मैं बोलूं कि आपको अगर यहाँ से कोई दूसरी जगह जाना है, तो जो साधन होगा, ट्रेन हो गए, वो साधन को पकड़ के तो आप जाओगे। तो साधन क्या कर रहा है, साधन तुम्हें वो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो ये सब साधन है, ये सब साधन, ये सब तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी जो प्रबंधन का लक्ष्य होता है। क्या होता है प्रबंधन का लक्ष्य, सबसे प्रमुख उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना, यही सब तो होता है प्रबंधन के लक्ष्य। ठीक है, इसीलिए प्रबंधनकर्ता की नियुक्ति की जाती है। तो ये हो गया एक आपका टॉपिक हो गया प्रबंधन की कार्य, एक टॉपिक हो गया प्रबंधन के साधन। अब इसके बाद अपन जो पढ़ते हैं अच्छे प्रबंधन की कसौटियां। अच्छे प्रबंधन की कसौटियां। अच्छा प्रबंधन मतलब टेस्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट, टेस्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट। अब अच्छे प्रबंधन की क्या क्या कसौटियां होती हैं, टेस्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, मिलेट। अब किस एक व्यक्ति ने बोला, किस एक थिंकर ने बोला, तो मिलेट के अनुसार। अब यहां अपन मिलेट के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं कि मिलेट ने आखिरकार किस चीज को अच्छा प्रबंधन बोला है, किन चीजों के ऊपर उन्होंने बोला कि अगर इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका प्रबंधन क्या है, अच्छा प्रबंधन है, गुड मैनेजमेंट है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये मिलेट साहब बोल रहे हैं। अब वो मिलेट साहब क्या बोल रहे हैं वो मेरी मुँह ज़बानी कि उसमें कुछ मेरा आउटपुट रहेगा, तो देखते हैं, इनपुट रहेगा मेरा, देखते हैं मिलेट के अनुसार क्या बोल रहे हैं। मिलेट जो बोल रहे हैं कि भाई 3 चीज़ों के ऊपर मिलेट बोलते हैं कि अगर 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपने ध्यान दे दिया, 3 चीज़ कौन सी, सबसे पहले संतोषजनक सेवा,
संतोषजनक सेवा, सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, सेटिस्फैक्टरी सर्विस। दूसरा, कार्य दक्षता संचालन, कार्य दक्षता संचालन, या कि इसको बोलेंगे वर्क परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। तीसरा हो जाएगा अच्छी सरकार, गुड गवर्नमेंट। गुड गवर्नमेंट, अच्छी सरकार, गुड गवर्नमेंट। तो संतोषजनक सेवा, कार्यदक्षता संचालन और अच्छी सरकार, ये तीन चीजों के ऊपर क्या बोल रहे हैं मिलट साहब, बोल रहे हैं तीन चीजों को अपन को समझना। ये तीन, अब ये तुम्हें छोटा लग रहा है लेकिन है थोड़ा बड़ा खोटा है ना। तो ये तीन चीजों को लेकर के अभी अपन बात करते हैं कि संतोषजनक सेवा क्या है, कार्यदक्षता संचालन क्या है, अच्छी सरकार क्या है। देखिए, संतोषजनक सेवा, सबसे पहले अपन टॉपिक डालते हैं संतोषजनक सेवा। संतोषजनक सेवा मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड कर दो, मतलब आप अपनी सर्विस इस प्रकार की दो, आप अपनी सर्विस इस प्रकार की दो कि सामने वाला पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, कि मतलब मैं इस प्रकार का पढ़ाऊं कि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओ। पता नहीं हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अब ये लाइव क्लास होती तो मुझे पता भी चलता, शायद कोई दो चार लोग गाली दे रहे होते, है ना। तो उस तरीके से चीजें हो रही है। तो क्या होता है, आप इस प्रकार की सर्विस प्रदान करो कि सामने वाले सेटिस्फाइड हो जाए। अगर सामने वाले सेटिस्फाइड है तो मतलब आपके द्वारा जो मैनेजमेंट किया गया, आपके द्वारा जो प्रबंधन किया गया है वो क्या है, सही है। तो इसके अंदर कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा, उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा, यानी आप जो सेवा प्रदान कर रहे हो कैसी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, जस्टिसेबल होनी चाहिए, है ना। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई विभेदन नहीं होना चाहिए, है ना। आप इस प्रकार की कोई पॉलिसी मत लेके आओ जो किसी एक समुदाय के लिए हित करो या कि किसी एक समुदाय को नुकसान पहुंचाती हो। तो इस प्रकार की पॉलिसीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की पॉलिसीज अपना रहे हो तो मतलब एक वर्ग क्या होगा, आपसे संतुष्ट नहीं होगा। अगर इसको हम पूरे एक देश के धर्म पे देखें तो न्यायपूर्ण सेवा मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी, न्याय का मतलब ये होता है सामने वाले को इक्वालिटी प्रदान करना और सामने वाले को फ्रीडम प्रदान करना। दो चीजों से आप न्याय करते हो कि सामने वाले को आप समता प्रदान कर दो, सामने वाले को आप इक्वल बना दो और सामने वाले को आप फ्रीडम दे दो। दो ही चीज में आप न्याय कर सकते हो। और इक्वालिटी का मतलब कि भाई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव मत करो। जब आप उनको सर्विस प्रदान कर रहे हो तो सर्विस प्रदान करते हुए आप ऐसा नहीं करना है। उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा, क्या उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा, इक्वालिटी प्रदान करना, फ्रीडम प्रदान करना। देखो अब किसी भी के साथ क्या करना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। आप जब सर्विस प्रदान करो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भेदभाव कर रहे हो सामने वाले के साथ, किसी प्रकार का नहीं। आप एजुकेशन प्रदान कर रहे हो, आप मतलब हर एक व्यक्ति के साथ इक्वल एजुकेशन, है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको करना पड़ेगा कि न्यायपूर्ण सेवा मतलब कि अगर आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हो, एजुकेशन इज आल्सो अ सर्विस, शिक्षा आल्सो क्या है, शिक्षा वैसे भी एक सर्विस होती है, एक सेवा होती है। एजुकेशन इज आल्सो सर्विस, हेल्थ इज आल्सो ए सर्विस। So this type of service, if you have to promote yourself, to start, to conduct, तो इस तरीके की चीजें अगर आप करते हो, अगर आप न्याय नहीं, अगर आप इस तरीके की कोई पॉलिसी अपना रहे हो जहां पे एजुकेशन में क्या कर रहे हो, आप एक के साथ भेदभाव कर रहे हो, एक को आप ज्यादा वो दे रहे हो। हेल्थ में आप क्या कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा आप सुविधा प्रदान कर रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा। इसी के अंतर्गत हेल्थ में जैसे आप देखते हो कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल आपको देखने को मिलती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वहां आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतने ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध है, उतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं, वहाँ नर्सों की संख्या कम है, बेड्स की संख्या कम है। और आपको ये भी देखने को मिलता है हेल्थ के मामले में कि रूरल एंड अर्बन,
जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको अंतर देखने को मिलता है कि रूरल क्षेत्र में भाई प्राइमरी हेल्थ सेक्टर तक नहीं है, डॉक्टर तो कोई जाना ही नहीं चाहता, बेड तो वहाँ पे है ही नहीं, वो नॉर्मल किट तक तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या देखने मिल रहा है, बिल्कुल भेदभाव आपको दिख रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि उन भेदभाव को दूर करे। तो सरकार क्या करे, पूरी न्यायपूर्ण सेवा प्रदान करे। जब सरकार के द्वारा न्यायपूर्ण सेवा प्रदान की जा रही है तो सरकार के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, अच्छा प्रबंधन करने की कोशिश की जा रही। तो उचित तथा न्यायपूर्ण सेवा के अंतर्गत ये बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2-3 बात के लिए और बोला जाता है कि जो आप सेवा प्रदान कर रहे हो, है ना, जो आपके द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है वो सेवा आप कैसी होनी चाहिए, आपकी सेवा उचित होनी चाहिए, जैसे आपने बोला उचित। इसके अलावा सेवा कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त सेवा होनी चाहिए। मिलेट का कहना है जो भी आप सेवा दो कैसी होनी चाहिए, इनफ होनी चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए, साथ में एक ये बोला जाता है कि गतिशील होनी चाहिए, कि जो भी सेवा आप दे रहे हो किसी प्रकार की रुकनी नहीं चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे कुछ सेवा हो गई तो आप रुक गए। तो उचित सेवा आपने जान ही लिया क्या होती है उचित सेवा, कि उचित सेवा मतलब कि जब जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे आप उसको, वो व्यक्ति को वो सेवा प्रदान कर दो। किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है आप एजुकेशन प्रदान करो, हेल्थ की ज़रूरत है हेल्थ प्रदान कर दो, किसी को पानी की ज़रूरत है आप पानी प्रदान कर दो, किसी के यहाँ वाटर टैंक की कमी है आप वाटर टैंक प्रदान कर दो, कहीं पर सूखा प्रभावित क्षेत्र आप वहाँ पर पानी प्रदान करो, कोई बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर आप उनको रिलीफ प्रदान करो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, कहीं पे भूकंप आ गए तो वहां जल्दी से जल्दी सर्विस प्रदान करो। तो क्या ये उचित सेवा है कि भाई आप उचित सेवा प्रदान करो, ठीक है। और वहीं दूसरी बात बोल रहा है पर्याप्त सेवा। अब पर्याप्त सेवा मतलब कि ऐसा ना हो जाए कि आपने बहुत ज़्यादा सेवा प्रदान कर दी, उतनी ही सेवा प्रदान करो जितनी सेवा की ज़रूरत है, मतलब उतना ही पढ़ाओ जितना पढ़ने की ज़रूरत है। इतना ना पढ़ा डालो कि सामने वाले को लगे कि भाई यहाँ तो PhD कर रहे हैं, तो हमें उतना भी नहीं पढ़ना है जितना कि आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ही अति हो रही है, एक्सप्लेन करे ही जा रहे, कितना करोगे, है ना। तो लेकिन क्या करें, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। 2-4 एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल आप नई चीज़ों को समझोगे। मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप अगर बुक की डेफिनेशन बेस्ड पे चलोगे, जो कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, या कि जो दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक शिक्षक अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप क्या करोगे, बुक के लैंग्वेज भर पे जाओगे ना तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप ऐसे एग्जाम्पल लो जो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करे, ऐसे एग्जाम्पल लो ताकि आपको लोकल लेवल में भी समझ में आए और आप उस चीज़ को समझ पाओ और उसको कनेक्ट कर पाओ, जब पेपर में आए तो आप उसको लिख पाओ, है ना। अगर आप प्रीलिम्स वाला कर रहे हैं तो भैया वहाँ पे 1 लाइनर वाला हो जाएगा, और अगर मेंस वाला कर रहे हैं तो आपको लिखने के भी काम आ जाएगा। तो पर्याप्त सेवा प्रदान करना, कि ऐसी सेवा प्रदान करना जो ना बहुत ज़्यादा हो ना जब बहुत कम हो। यानी ऐसा नहीं कि भाई अगर किसी को बुखार चढ़ी है तो आप उसको टैबलेट खिलाते चलो, एक लिमिट होनी चाहिए। या कि किसी को नहीं आता तो आप उसको ज्ञान ही देते चलो, तो एक पर्याप्त सेवा होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होनी चाहिए, गतिशील, या कि इसको और मैं बोल सकता हूँ निरंतर, कंटिन्यूअस फॉर्म पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने अच्छी सेवा दे दी और दूसरे दिन आप गायब हो गए। मतलब एक दिन हमने पढ़ा दिया और दूसरे दिन हम गायब, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन आए, फिर 2 दिन गायब, 5वें दिन आए, फिर गायब। तो ये क्या, निरंतर सेवा नहीं। यानी अगर आप सेवा भी दे रहे हो, आप सर्विस भी दे रहे हो, तो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए वहाँ पे। तो निरंतर सेवा आपको प्रदान करनी है, ठीक, कंटिन्यूअस फॉर्म में सेवा प्रदान करनी। तो ये हो गए 3 चीज़ क्या बोल रही है, ये 3 चीज़ें बोल रहा है। अगर ये 3 चीज़ प्रदान कर दोगे तो संतोषजनक सेवा मिलेट के अनुसार हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है कार्य दक्षता संचालन, यानी सामने वाले का परफॉर्मेंस कब बढ़ेगा, वर्क परफॉर्मेंस। अब सीधी बात है, अगर आप सामने वाले को क्या करना चाहते हो, कार्य दक्षता आप उसकी बढ़ाना चाहते हो, आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, तो जरूरी है ना कि एफिशिएंसी बढ़ा। जब सामने वाले की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब उसकी दक्षता बढ़ेगी, तभी तो आप बोलोगे कि अच्छा प्रबंधन हुआ है। दक्षता बढ़ाने का मतलब कि प्रोडक्शन में अगर वृद्धि हुई, आपने जिन लोगों को काम में लगाया है, जिन लोगों के आपने स्टाफ में नियुक्ति की है, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो किसकी गलती, मैनेजर की गलती, क्योंकि उन्होंने वो अपॉइंट किया है तो उन्हें जल्दी से जल्दी उनको हटाना चाहिए। तो वर्क परफॉर्मेंस मतलब कि भाई रहे समय पे काम हो,
साथ में प्रोडक्शन अच्छा हो, प्रॉफिट हो। कुल मिला के बात ये। अब अच्छी सरकार का क्या मतलब होता है, ये तीन चीज ये अलग है। अच्छी सरकार मतलब होता है संवैधानिक व सीमित सरकार। संवैधानिक व सीमित सरकार होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या होनी चाहिए? एक लिमिटेड गवर्नमेंट। एक संवैधानिक होनी चाहिए और लिमिटेड होनी चाहिए। अब ये संवैधानिक क्या होनी चाहिए? अब देखो, संवैधानिक गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सरकार जो भी काम करे ना, सरकार अभी चूंकि अच्छी सरकार के लिए बात कर रहे हैं, नहीं ब्रॉड लेवल में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट सरकार के बेस में करें। तो देखो, अच्छी सरकार मतलब ये होगा कि भाई संवैधानिक सरकार मतलब कि जो संविधान के प्रावधान, जो संविधान में प्रोविजन किया गया, उस आधार पर सरकार अपना काम करे। सरकार यानी जो भी प्रोविजन किया गया, प्रावधान किए गए, जो राइट्स दिए गए लोगों को, वो राइट्स सरकार प्रदान करे। जो डीपीएसपी में जो प्रावधान किए गए उस चीज़ को माने, जो इंस्टीट्यूशन है उस चीज़ को माने। देखो, अच्छी सरकार कब बनेगी? अच्छी सरकार आपकी तब बनेगी, इसको यहाँ करते, अच्छी सरकार आपकी कब बनेगी? अच्छी सरकार के लिए सबसे पहले आपके देश में क्या जरूरी है? इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का क्या होना? मजबूत होना। जो इंस्टीट्यूशन अगर वो स्ट्रांग नहीं, अगर इंस्टीट्यूशन ऑटोनमस नहीं है, अगर स्वायत्त नहीं है, और अगर वो एक तरीके से सरकार के पिछल्लू बन के घूम रहे हैं, सरकार के अंडर में है, जैसे हमेशा आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि सरकार क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक तरीके से क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है ना। लेकिन हम वो राजनीतिक मुद्दों में ना घुसते हुए हम काम की बात करते हैं। तो अगर किसी देश की संस्थाएं मजबूत है, अगर देखो कोई देश कितना मजबूत है या कि वहाँ पे कितना ज़्यादा लोगों को अधिकार, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की संस्थाएं किस प्रकार की, वहाँ की संस्थाएं देखा जाए तो सॉलिड है, मजबूत है कि नहीं है। और संस्थाओं में आप क्या जानते हो? संस्थाओं में आप जानते हो, देखते हो कि भाई कौन से, इलेक्शन कमीशन। हमेशा आरोप लगते हैं कि भाई चुनाव में क्या हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, ईवीएम में हमेशा क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। तो ये सुना जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन क्या है, कमज़ोर होगी तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कमज़ोर होगी तो सरकार का साथ देगी, सरकार का साथ देगी तो कोई दूसरी बॉडी बन ही नहीं पाएगी, कोई दूसरी गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। तो जो अल्टीमेट है कि किसकी, लोगों की सरकार, वो लोगों की सरकार तो कभी बन ही नहीं पाएगी ना। तो इलेक्शन कमीशन का मजबूत होना जरूरी है। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट का मजबूत होना जरूरी है, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय का होना जरूरी है। क्योंकि न्यायालय ही क्या कर रही है, लोगों को अधिकार प्रदान कर रही है। न्यायालय ही, देखो अगर जैसे मैं बात करूं, पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसके द्वारा वो कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का कानून है, कोई इस प्रकार का कानून है जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, जो लोगों को इस जो कल्याणकारी राज्य है उसकी प्रवृत्ति को खत्म कर रहा है, या कि जो संविधान का बेसिक ढांचा है, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसे वायलेट कर रहा है, उसे समाप्त कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते, उस कानून को निल एंड वाइड घोषित कर सकते, उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन वो तब करेगी ना जब सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं तो कैसे करेगी? तो इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना क्या है, जरूरी है। इसके अलावा यूपीएससी एक संस्था है भाई। अगर ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति हो रही है, अगर यूपीएससी ही, अगर ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति कौन कर रहा है भाई, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस कौन नियुक्ति कर रहा है? सेंट्रल लेवल के जो ब्यूरोक्रेट है उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? यूपीएससी कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग कर रहा है। और अगर ये मजबूत नहीं तो क्या, ऐसे ब्यूरोक्रेट चुन करके जाएंगे जो सरकार का साथ देंगे। सरकार ऐसे ऐसे लोगों को चुनवाएगी जहाँ पे सरकार का साथ दे, इस प्रकार का सिलेबस बनवाएगी जो किसी एक वर्ग के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। तो ये सब चीज़ें, ये सब संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और स्वायत्त होनी चाहिए, ऑटोनमस होनी चाहिए। तो अगर संस्थाएं मजबूत हैं तो सरकार अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा ये बोला जा रहा है सरकार, अच्छी सरकार संवैधानिक मतलब आप समझ गए। अब दूसरा बोल रहा है सीमित सरकार। सीमित सरकार मतलब क्या? सरकार सीमित होनी चाहिए। सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने पूरी पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली, नहीं।
सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सरकार सीमित हो। सरकार मतलब कि भाई देखो, आपके सरकार में कौन कौन से, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को अपने अपने कार्य दिए गए। लेकिन अगर सरकार जो है क्या है, आपकी लेजिस्लेचर है, आपकी सरकार क्या करे, कार्यपालिका क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने पास अधिकार ले ले, तो आपकी जो दूसरी संस्थाएं क्या हैं, छोटी हो जाएंगी, उनके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी। तो सीमित सरकार का मतलब क्या है, चूंकि हर एक लोगों को एक एक शक्तियां प्रदान की गई, तो जिसके पास जो शक्ति है, जिसके पास जो पावर है, जिसके पास जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करना। और जब उन अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए आप काम करोगे, तो जो भी आप काम करोगे उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और वो रिजल्ट ही क्या करेगा, आपको अल्टीमेट ये बताएगा कि आपके द्वारा जो प्रबंधन किया गया है वो सही है कि गलत है। ठीक। तो सीमित सरकार मतलब होता है कि सरकार सभी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित ना कर ले, अपने हाथों में केंद्रित ना कर ले। ये देखना किसका काम है, ये देखना काम तो इन संस्थाओं का है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, देखो अगर मैं बात करूं तो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, तीसरी न्यायपालिका होती है, और चौथा हमारे देश में चौथा पिलर किसको बोला है, मीडिया को बोला है। तो देखो विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना। न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का काम है कि वो कानून को देखना कि कानून सही है कि नहीं है, तो कानून की जांच करना। और अब मीडिया का काम हो जाता है कि भाई लोगों को ये सब चीजों के बारे में अवेयर करना है, जागरूक करना है। तो मीडिया भी कैसी होनी चाहिए, स्वायत्त होने चाहिए। मीडिया भी क्या होने चाहिए, मीडिया भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि भाई वो किसी एक पक्ष के ऊपर, अभी क्या हो रही है, अभी आपकी मीडिया ऐसी हो रही है कि भाई एक मीडिया ऐसी हो गई, एक धड़ा ऐसा होगा जो फेवर में आ जाता है, एक ऐसा धड़ा होता है जो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की मीडिया नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम क्या है, लोगों के बीच एक तरीके से तथ्य रख दो, एक तरीके से फैक्ट रख दो, उनको पॉजिटिव बताओ, उनको निगेटिव बताओ और जनता के ऊपर छोड़ दो। अभी क्या कर रही है मीडिया, कोई भी पॉइंट उठाई, अब वो एक अपनी विचारधारा दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। वो क्या कर रही है, वो अगर कोई मीडिया है जिसको सिर्फ पॉजिटिव बताना है तो केवल पॉजिटिव बता रही, कोई मीडिया है जो सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करना है, केवल क्रिटिसाइज करे। बीच वाला तो कोई कर ही नहीं रहा है। जनता तो अपने से कुछ राय बना ही नहीं पा रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा ना। तो ये सब चीज़ देखना जरूरी है। तो अगर ये सब किया जा रहा है तो फिर तो दिक्कत है, वो सरकार अच्छी तो बन ही नहीं पाएगी। तो अच्छे प्रबंधन की कसौटी है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अब इससे ज़्यादा आप क्या है, ठीक है, इतना अपन कर लेते हैं। अब इसके बाद जो एक थिंकर हैं आपके, पॉल एल एपल्लेवी। पॉल एल एपल्लेवी ने कहा है, प्रबंधन के बारे में इन्होंने कहा है जनहित के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के प्रशासन का प्रबंधन करना ही क्या है, प्रबंधन। इस चीज को लिख लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। जनहित के लिए बनाए गए कार्यक्रमों, जनहित के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के प्रशासन, जनहित के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के प्रशासन का प्रबंधन करना ही, प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन का प्रबंधन कहलाता है। या कि एक मिनट, प्रशासन का हृदय कहलाता है, प्रशासन का हृदय कहलाता है। यानी पॉल एल एपल्लेवी ने क्या किया, प्रबंधन को प्रशासन का हृदय, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा किसको दी है, मैनेजमेंट को दी है। तो प्रशासन का हृदय मतलब प्रबंधन को क्या दिया गया है, प्रशासन का हृदय की संज्ञा दी है कि हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट है।
तो ये बोल रहे हैं कि जो जनहित के लिए बनाए गए कार्यक्रम, जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो बनाए गए कार्यक्रम, जो प्रोग्राम कर रहे हैं और वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो उनका प्रबंधन करना ही प्रशासन का हृदय कहलाता है। ये बोला किसके द्वारा? पॉल एल एपल्लेबी के द्वारा बोला गया। इसके बाद एक और थिंकर का नाम आप लिख लीजिए, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का क्या कहना है? हेनरी फेयोल बोल रहे हैं कि प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्रबंधन का उद्देश्य बोल रहे हैं कि प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, आंकड़े एकत्र करना, आंकड़े एकत्र करना, समन्वय करना, समन्वय करना, बजट बनाना, शामिल है। तो हेनरी फेयोल जो बोल रहे हैं कि भाई प्रबंधन का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना, कि आप पहले से एक अनुमान लगा के चलो कि भैया इतनी इतनी चीजें आपको जरूरी है। सेकंड बोल रहे हैं आंकड़े एकत्र करना। अब आंकड़े तो अपने में रहता है ना कि डेटा के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते, और चूंकि आपके टाइम क्या है, साइंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो आंकड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आंकड़े एकत्र करना, फिर समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना, सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, आंकड़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन करना, और जो स्टाफ है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना, और हायर और लोअर अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन करना। तो ये सब है। और बजट बनाना, विदाउट बजट तो किसी प्रकार का काम हो ही नहीं सकता। तो ये बोला हेनरी फेयोल ने। तो ये दो थिंकर्स का नाम आप थोड़ा सा लिख लीजिए, एक पॉल एल एपल्लेबी और एक हेनरी फेयोल। और इसके अलावा हमने गुलिक और मिलेट, यानी 4 थिंकर के बारे में हमने प्रबंधन में बात की। देखो इसके अलावा हैं तो 36 ठो, लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो इंपॉर्टेंट है ना। मैं ऐसा थोड़ी कि वो सबको छपवाना शुरू कर दूंगा, उतना नहीं करा सकते, थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रबंधन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ इसके अलावा और कुछ आपको प्रबंधन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये प्रबंधन वाला टॉपिक हो गया हमारा। तो चलते हैं आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं, एक दिन इसको और एक दिन दूसरा किसी और को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटी और आपकी मैनेजमेंट अल्टरनेटिव चलते रहेंगे। तो मान लो जिस दिन क्लास नहीं हो पा रही है ना, तो बाई चांस कभी मान लो टेक्निकल इश्यूज आ गए, कुछ आ गया, तो जिसके कारण क्लासेस होने में थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, तो जिस चक्कर में वो अपलोड नहीं हो पाता, तो भाई कोशिश करते हैं वो सब चीज़ों को भी अपन दूर करें, ताकि आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट मिलता रहे। तो धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, चीज़ों को और अच्छे से कवर करते हैं, है ना। तो आप ठीक है पढ़ते रहिए, जो भी देख रहा है वो बढ़िया है, और जो नहीं देख रहा है वो भैया उसका क्या कर सकते हैं, उसका तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही कुछ बचाए। तो करते हैं। तो भाई जो नहीं किया है सब्सक्राइब अभी, तो कर लो भाई सब्सक्राइब। और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, अगर वो भी करना चाहता है, तो उसके साथ भी शेयर कर दो। कमेंट करो अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कि तुम्हें कुछ और कंटेंट चाहिए, या कि तुम कुछ और सुधारना चाहते हो, या कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम और ज़्यादा अच्छे ज्ञानी बन सकते हो, तो तुम बता सकते हो भाई। तुम सब लोग ओपन हो, सब लोगों के पास खुली छूट है, जो करना है वो करो, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक वैज्ञानिक प्रबंधन बाद में करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक।